अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। देखें यार, लास्ट वीक हमने CFAP 6, CFAP 2 और बाकी जितने भी हमारे IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के सब्जेक्ट्स हैं, BFD, FFR, टैक्स, उन सब का हमने एक ओरिएंटेशन रखा। देखें, इस बार जो हमने प्लान करा है वो ये प्लान किया हुआ है कि हम आपको एक वीकली प्लान दे रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड अगर आपने देखा हो CFAP 6 का और CFAP 2 का, तो वहाँ डैशबोर्ड के अंदर हमने वीकली टारगेट बताया है कि जी 3rd वीक ऑफ जून में आपका ये टारगेट है, 4th वीक ऑफ जून में आपका ये टारगेट है। और इन्हीं वीक में हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मजीद प्रैक्टिस करेंगे, मजीद सवाल करेंगे, Q&A सेशंस वगैरह कंडक्ट कर रहे होंगे। तो CFAP 6 के लिए मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक टास्क दिया था, एक क्विज दिया था, विंटर 2022 का क्वेश्चन नंबर 1। आज की क्लास में हम इसको ड्राफ्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम एक अच्छी ड्राफ्टिंग टेक्निक से ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए देखें, सवाल की अगर आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में है कि जी पाकिस्तान में एक कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनी चाइना में है, और पाकिस्तान में जो कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है, इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन और उससे रिलेटेड एक्सेसरीज से है। ये हमारे पास एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। आए थोड़ा सा और सवाल की तरफ जाते हैं, और सवाल की जो रिक्वायरमेंट है बड़ी क्लियर है। वो आपसे कह रहा है कि जी आपने ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हम एक काम ये करते हैं, सवाल पढ़ते हुए अगर आपने लेक्चर्स देखे हो तो हमें सवाल में रिस्क फैक्टर्स ढूंढने होते हैं। आए सवाल को थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप सवाल को देखें तो आपका जो रिसीवेबल है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है सर, लेकिन रेवेन्यू भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसको ख़त्म करते हैं और रिसीवेबल टर्नओवर डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम रिसीवेबल टर्नओवर डेज कैलकुलेट करें तो आपके रिसीवेबल टर्नओवर डेज 57 डेज से 119 डेज पे जा चुके हैं। तो मतलब रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है, लेकिन रिसीवेबल जितनी स्पीड से बढ़ रहा है उतनी स्पीड से रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, और ये रिसीवेबल आपके 119 दिन तक जा पहुंचे हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास कहलाती है एक रिस्क फैक्टर। आए हम अपने ड्राफ्टिंग टेक्निक में आते हैं जो हमने क्लासेस में डिस्कस करी थी, और इस ड्राफ्टिंग टेक्निक से हम किस तरीके से इस आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रेड रिसीवेबल हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 57 डेज टू 190 डेज, इसको उठा के हमने इनहेरेंट रिस्क फैक्टर में डंप कर देना है, ठीक है, बिकॉज ये मेरा इनहेरेंट रिस्क फैक्टर है। अच्छा, ये जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर होता क्या है, इसकी वजह से कोई रिस्क हो सकता है, FS लेवल पे भी हो सकता है, एजर्शन लेवल पे भी हो सकता है। आए इस इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं कि ये कहाँ से लिंक होता है। हमारे पास बैलेंस शीट में PPE भी है, इन्वेंट्री भी है, इंटेंजिबल भी है, रिसीवेबल भी है। ये सारी बैलेंस शीट के आइटम्स है, P&L के आइटम्स है, और इनकी एजर्शंस है, एग्जिस्टेंस है, कंप्लीटनेस है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, वैल्यूएशन है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि जो रिसीवेबल हैड बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 57 डेज टू 190 डेज, इससे क्या रिस्क हो सकता है, इससे ओवर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है, ठीक है। इसको मैंने लिंक कर दिया यहाँ पे। अब आखिरी स्टेप बड़ा ट्रिकी है कि जी एक्चुअल में रिस्क क्या है, इसकी वजह से रिस्क है, लेकिन एक्चुअल में आपका ऑडिट रिस्क है क्या। एक्चुअल में जो हमारा ऑडिट रिस्क है वो ये है कि आपने ये देखना है कि ऑडिट रिस्क होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद IFRS के हिसाब से प्रिपेयर्ड ना हुए हो, ठीक है। देखिए ISA 200 के हिसाब से भी आपकी ओवरऑल जिम्मेदारी ये होती है कि आपने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी होती है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने कि नहीं बने। ISA 700 के हिसाब से भी जो आप ओपिनियन देते हैं वो ये देते हैं कि इन अवर ओपिनियन दीज FS आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो इसका मतलब है एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क क्या हो सकता है, एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क ये हो सकता है कि शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से प्रिपेयर्ड ना हुए हो। ये जो रिसीवेबल है इसके ऊपर रिस्पेक्टिव IFRS कौन सा है, इसके ऊपर रिस्पेक्टिव IFRS 9 है। क्या ऑडिट रिस्क हो सकता है, तो ऑडिट रिस्क इज कि जी जो रिसीवेबल है ये इंपेयर्ड हो चुके हैं, शायद इंपेयर्ड हो चुके हैं, और मैनेजमेंट ने एडिक्वेट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी। क्यों नहीं की होगी, बिकॉज इसके अंदर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जजमेंट इन्वॉल्व होती है, एजम्पशंस इन्वॉल्व होती हैं, और वो एजम्पशंस जो कि लॉस गिवन डिफॉल्ट हो सकता है, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हो सकता है, जो कि डेटा हो सकता है, जो कि ECL मॉडल हो सकता है, वो एजम्पशंस आपकी रीजनेबल ना हो। ये हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप देखें, आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग टेक्निक आपके पास मौजूद है, ये हमेशा स्टैंडर्ड रहेगी। सवाल से रिस्क फैक्टर आपने कॉपी करना है और उसके बेसिस पे उसको लिंक करना है एजर्शन लेवल पे, और एक अच्छा ऑडिट रिस्क ड्राफ्ट करना है। आए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। देखिए अगर आप सवाल को देखें तो सवाल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि जी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है कि ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर आया नहीं है बच्चों, ये एक्सपेक्टेड के वर्ड की वजह से रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है। एक्सपेक्टेड है कि ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, इस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, सही है, और एक्सपेक्टेड कि दिसंबर में ठीक ठाक इन्वेंट्री पड़ी होगी ताकि कल को अगर ऑर्डर आए तो हम फॉरेन से इन्वेंट्री डिलीवर कर दें। अभी ऑर्डर आया है नहीं और आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है या रेंट पे, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसके ऊपर।
क्या रिस्क हो सकता है बच्चों? देखें, ये जो इन्फॉर्मेशन है, आए वापस अपने ड्राफ्टिंग टेक्निक पे आते हैं, ड्राफ्टिंग टेक्निक के टेम्पलेट पे आते हैं, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि जी इट इज एक्सपेक्टेड कि जी गवर्नमेंट से ऑर्डर मिल जाएगा, दैट इज योर इनहेरेंट रिस्क फैक्टर। इसको आराम से उठा के यहाँ पे कॉपी कर दीजिए आप, ठीक है? अच्छा, ये मैंने कॉपी कर दिया। इसकी वजह से क्या रिस्क हो सकता है? देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सही है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में रिस्क है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, कंप्लीटनेस में नहीं है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मसला है। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, आखिरी स्टेप, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? इन्वेंट्री के ऊपर कौन सा IFRS? IS2। तो कौन से, फीफो का मसला है, लीफो का मसला है, वेटेड एवरेज का मसला है? नहीं सर, इसका मसला नहीं। मसला किस चीज़ का है सर? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए कौन सी चीज़ रेलिवेंट है यहाँ पे? सर द रिस्क इज कि इन्वेंट्री शायद इम्पेयर्ड हो चुकी है और मैनेजमेंट ने एडिक्वेट इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी, या जो एजम्पशंस यूज होती हैं इसके ऊपर वो एजम्पशंस रीजनेबल नहीं होंगी, सच एज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक सेल्स। तो ये आपने इस तरीके से एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट करना है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं, बिकॉज एक चीज समझ में आ गई है, इनहेरेंट रिस्क फैक्टर सवाल में ही मौजूद होंगे जिसके बेसिस पर ऑडिटर्स का आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा अगर हम सवाल को देखें तो सवाल में एक बड़ी जबरदस्त चीज लिखी कि जी ड्यूरिंग द ईयर प्लांट जो है वो मेल फंक्शन कर गया था, ठीक है? चूंकि प्लांट मेल फंक्शन कर गया था तो क्या हो सकता है यार, आपका प्लांट चल नहीं रहा और आपने प्लांट रोक दिया और आप अपनी पेरेंट कंपनी से माल को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्या मसला हो सकता है? देखें, ये जो इन्फॉर्मेशन है, आए वापस से चलते हैं अपनी ड्राफ्टिंग टेक्निक की तरफ। और ड्राफ्टिंग टेक्निक की अगर तरफ चलें तो ड्राफ्टिंग टेक्निक में हमने क्या काम करा? हमने सिंपल सा ये काम करा, इस इन्फॉर्मेशन को उठा के हमने इनहेरेंट रिस्क फैक्टर में लिख दिया। सही है, फिर हमने सोचा इससे क्या रिस्क हो सकता है? देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब जब पीपी से मैंने इसको लिंक करा तो पीपी की तो 4 एजर्शन मजीद मेरे सामने आ गई, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूएशन। क्या एग्जिस्टेंस का मसला है? क्या प्लांट गायब हो गया आपका? या कंप्लीटनेस का मसला है कि क्या प्लांट 1 से 2 हो गए? या इस प्लांट पे आपका पास राइट नहीं है? नहीं सर, मसला किस चीज का है? वैल्यूएशन का। अगर वैल्यूएशन को भी देखूं तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यूएशन पे 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एक IAS 16 है, एक IAS 36 है। क्या यूजफुल लाइफ का मसला लग रहा है मुझे? क्या डेप्रिसिएशन मेथड का मसला लग रहा है? क्या डेप्रिसिएशन रेट का मसला लग रहा है मुझे? क्या कॉस्ट का मसला लग रहा है? नहीं सर, ये सारे मसले नहीं लग रहे। मसला किस चीज का लग रहा है? सर मसला मुझे इंपेयरमेंट का लग रहा है। तो इसको ड्राफ्ट कैसे करें? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? मैं ये कहूंगा कि जी पीपी मे हैव बीन इंपेयर्ड and no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per IAS 36. Why no adequate impairment? Because the impairment of property, plant, equipment required the significant estimates and judgment and assumptions. And the risk is those assumptions. क्या हो सकती हैं वो assumptions? It could be future cash flows, it could be discount rate. Those assumptions may not be reasonable. अगर मैं रिस्क इतना अच्छा स्पेसिफिक ड्राफ्ट करूंगा तो अगले वीडियो में जब इंशाल्लाह हम इसके प्रोसीजर्स पढ़ रहे होंगे, जो हमारे ईद के बाद का टारगेट है प्रोसीजर्स का, जब हम इसके ऊपर प्रोसीजर्स कर रहे होंगे तो हमें समझ में आ रहा होगा कि सर रिस्क इतना स्पेसिफिक लिखा था तभी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लिख रहे हैं और एक अच्छे मार्क्स हम सिक्योर कर सकते हैं। सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, और एक और इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है, और वो इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि जी आपने एक रनिंग फाइनेंस ऑब्टेन किया हुआ था और अभी एक्सपेक्टेड है या नेगोशिएशन चल रही है कि वो रिन्यू कर देगा, सही है बच्चों? ये क्या इन्फॉर्मेशन है? ये एक इवेंट और कंडीशन है, सही है? गोइंग कंसर्न का मसला है। देखिए, मैं बार बार ओरिएंटेशन में बोला था और मेरे सारे लेक्चर्स में आपको मिलेगा, गोइंग कंसर्न के ऊपर जब एक आइसोलेटेड सवाल आता है ड्राफ्टिंग डिफरेंट होती है। गोइंग कंसर्न के ऊपर जब हमारे पास रिस्क से मिलकर सवाल आता है तो ड्राफ्टिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आइए देखते हैं उसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को हम अपने ड्राफ्टिंग टेम्पलेट पे लेके चले जाते हैं और फिर वो खाली जगह पुर करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है प्यारे बच्चों। इनहेरेंट रिस्क फैक्टर क्या है? ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन सवाल में दी हुई है जिसके बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि सर गोइंग कंसर्न ट्रिगर कर सकता है? पहली चीज, रनिंग फाइनेंस लिया हुआ है, वो अभी तक आपने वो अभी रिन्यू हुआ नहीं है, सही है? सेकंड चीज, आपके रिसीवेबल टर्नओवर डेज बढ़ रहे हैं, मतलब पैसा आ ही नहीं रहा है। तीसरी चीज, सर ठीक है ना, चाइना की पेरेंट कंपनी, सर चाइना से ऑलरेडी आप पैसा ले चुके, अगर आप सवाल देखें तो ऑलरेडी लोन ले चुके, उसको अभी तक आपने रीपे नहीं करा हुआ है। तो और आपका प्लांट भी मेल फंक्शन हो गया जिसकी वजह से आप इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्टेड है कि पता नहीं ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, दीज आर द मटीरियल अनसर्टेनिटीज। लेकिन इसको ऑडिट रिस्क में कैसे ड्राफ्ट करें? ये सारी इंफॉर्मेशन आपने इनहेरेंट रिस्क फैक्टर में लिखी और आपने कहा देयरफॉर देयर इज अ रिस्क। क्या रिस्क हो सकता है? कि जी ठीक है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन तो अप्रोप्रिएट है,
लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि IS-1 के हिसाब से डिस्क्लोज होनी चाहिए, एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने उसको IS-1 के हिसाब से डिस्क्लोज नहीं किया होगा. दैट इज योर ऑडिट रिस्क एंड दैट रिस्क इज द एजर्शन लेवल. डिस्क्लोजर की एजर्शन का रिस्क है. लेकिन अगर मैं और आप बहस कर रहे हैं और मैं आपसे कहें कि सर अगर मैं ये रिस्क कहूं कि ये जो मेरे पास रिस्क है ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन का भी रिस्क हो सकता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही अप्रोप्रिएट ना हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये रिस्क लिख लें. लेकिन ये अब आपके एजर्शन लेवल का रिस्क नहीं होगा, ये FS लेवल का रिस्क होगा, बिकॉज पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस गलत है. सवाल में 3-4 इन्फॉर्मेशन और है, 3-4 रिस्क और है. ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था आपको बताने के लिए कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है जो आपको स्केड्यूल दिया हुआ है उसको मैंने भी फॉलो करना है, वो आपने भी फॉलो करना है. अगर हमने 2 हफ्ते ऑडिट रिस्क के लिए रखे हुए हैं तो वो आपने उसको फॉलो करना है. जो क्विज़ेस मैं आपको दे रहा हूँ उसने देखना है, बिकॉज इस तरह की बेतहाशा वीडियोस प्रैक्टिस और Q&A सेशंस हमारे इंशाल्लाह कंडक्ट होते रहेंगे. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.